बार आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतनी ही ताकत है क्या? आपने तो नाम हंसा दिया, जय बिहार। और ऊपर के लोग झारखंड में नहीं रहते हैं, आपको भी बोलना है जय बिहार, जय बिहार। शुक्रिया आपका सबका यहां समय निकाल कर आने के लिए। आप इस मशवरे के मजलिस में आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए अपने भाई, अपने मित्र प्रशांत किशोर की ओर से आदाब स्वीकार कीजिए। ये मशवरे की महफिल मजलिस है, राजनीति का मजलिस नहीं है। मुसलमानों को मशवरे की जरूरत क्या है, क्यों इस मजलिस की जरूरत है, इसको समझने की बात है। आखिर इस मजलिस को क्यों आहूत किया गया है? हम तो गांव-गांव जाकर आपसे मिल ही रहे हैं, फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से, आपके शहर से वापस यहां क्यों बुलाया गया है? ये इसलिए कि आज अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो देश का, बिहार का मुसलमान है। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने आपको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहां पर दावत दिया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है कि आपके हदीस में जो बात आपको बताई गई, पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की। और आज आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आप वो नहीं कर पा रहे। तो मशवरा इसलिए करना है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है, आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है, मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान
जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग, उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है। इसलिए ये मजलिस बुलाई गई है कि मिलकर मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इन बातों पर अमल किया जा सके। मैं प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका रहनुमा न हूं, न होने का दावा करता हूं। जन सुराज कोई दल नहीं है, जन सुराज दल नहीं है, जन सुराज वो व्यवस्था है, वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज तय की जाए उसको ईमानदारी से जमीन पर अमल किया जा सके। इसलिए आज आपको बुलाया है। मैं वही प्रशांत किशोर हूं जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद किया था। उस नजरिए से यहां बैठे हुए बहुत सारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं कि जिस लड़के ने, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है, उसके साथ उसको अपना साथी बनाकर कैसे चले। बात तो ठीक है, मोदी को हमने बनाया नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने में अपना कंधा जरूर लगाया है। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में हमने मोदी को जिताने में कंधा लगाया है, तो यहां बैठे हुए बहुत सारे शख्स ये भी जानते हैं कि 2015 से 2021 तक इस देश में मोदी और भाजपा जहां कहीं भी चुनाव हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उन नेताओं और दलों के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ये मेरा परिचय है, इसको जान लीजिए। ये परिचय का दोनों पहलू है, इसको अपने कसौटी पर कस लीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैं यहां आया हूं इस मजलिस में आपको ये कहने कि जन सुराज क्या है, आपकी बदहाली की, फटहाली की चर्चा करने आया हूं। उसके कारण बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए, न समझ में आए तो आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जब आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है। हम फिर से दोहरा रहे, मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए, इसलिए यहां आए हैं। वोट लेने वाले तो तमाम देश में बैठे हुए, हम आपकी दुआ लेने आए, और आपकी दुआ से बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि जो चीज आप वर्षों से, दशकों से अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, वो करके आपको दिखाया जाएगा। और एक और भरोसा रखिए, जो लोग भी प्रशांत किशोर को जानते हैं, अगर हमने आपकी मदद से, आपके दुआओं से बिहार में ये व्यवस्था बना दी, तो लिख के रखिए, ये बिहार से शुरू हो रहा है, लेकिन बिहार में रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए आपको आज दावत देकर बुलाया है। सबसे पहले ये आप समझिए कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है क्यों। जो आदमी, जो वक्ता खड़ा होता है, तकरीर करता है, वो यही बताता है मुसलमानों को किसने ठगा, मुसलमानों को सबने ठगा, हम लोग की हालत बहुत खराब है, कैसे इससे बाहर निकलें। आप में से कोई लोग कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ने ठग लिया,
कोई नीतीश को दोष दे रहा है, भाजपा को तो लोग बता ही रहे हैं। लेकिन जो मैं बात गांव-गांव में घूमकर कहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही है। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आधा बात मत पढ़िए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे? जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आपने पीछे जिसको भी चुना, उसको चुनने में जो गलती हुई, उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हर मुसलमान पढ़ता बताता है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान हैं। तो मेरे भाई, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। 2006 से पहले, आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया था। तो आखिर आपकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आपने गलत रहनुमाओं को चुना, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। आप बिहार के नजरिए से देखिए। आप कह रहे हैं कि भाई हमको यहां विकल्प नहीं है। आपको 2014 में नीतीश कुमार के तौर पर एक विकल्प मिला था। आज मैं नीतीश के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई गलती, धोखा नहीं किया था। आपको याद होगा 2010 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही थी बिहार में, तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार हैं जिसने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं दिया था। 2005 से लेकर 2014, 12, 13, 14 तक आपके लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग से किया हो या न किया हो, बिहार में जो काम हुआ उसका थोड़ा बहुत फायदा मुसलमानों को भी हुआ। आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तब आपको नीतीश कुमार को अपना रहनुमा बनाना चाहिए था। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में, 13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो गठबंधन से, भाजपा से अलग हो गए। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा, अपना रहबर नहीं बनाया। आपने उनकी मिट्टी पलीद करा दी। ये आपकी सोच है। और वही नीतीश कुमार अभी 2 महीना 6 लोकसभा चुनाव के पहले सीएए पर आपके खिलाफ वोट देने के बाद, 2017 में आपको ठगने के बाद, वही नीतीश कुमार फिर जब इंडिया अलायंस में चले गए तब आपको उनको अपना रहनुमा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा नया रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिया। और जब नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे। इसीलिए आपको दोनों बार ठगना सहन करना पड़ा। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती है। आप चुनाव चाहे जिसका भी कर ले। बिहार में 30-35 साल से आप लोग लालटेन को, लालू जी को, राजद को वोट करते हैं। भाई, कोई राजनीति में वोट किसी को क्यों करता है? वोट करने की 3 ही वजह है। एक, आप वोट करते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए।
दूसरा, आप वोट करते हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए। तीसरा, आप वोट करते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। आप छोड़िए जन सुराज की बात, आप इन तीनों पैमानों पर अपने 30 वर्ष के निर्णयों को कसकर देखिए। विकास आपको मिला नहीं। आज बिहार में दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। यहां बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा कि लालू जी के राज में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन फिर मुसलमान कहता है चलिए विकास नहीं हुआ, कम से कम हमको अपनी सुरक्षा है, हमारी भागीदारी है, हमारे दल की सरकार है। तो उस चीज को जांच कर देखिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए। 40 विधायक होना चाहिए बिहार में मुस्लिम समाज का, है 19। लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। यह आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते हैं। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए। लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आरजेडी का टिकट का इंतजार नहीं करना है। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आरजेडी में किया है। आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते रहो। इसीलिए आपके बच्चे विधायक छोड़िए, वो वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव भी लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो विकास आपको मिला नहीं, भागीदारी आपके पास है नहीं। सब सुनने के बाद भी मुसलमान कहता है चलिए कम से कम भाजपा को हरा दीजिए, हम लोग की उसी में खुशी है। तो उस नजरिए से भी देखिए, 1990 में जब आपने लालू जी को वोट देना शुरू किया तब भाजपा का बिहार में 0 सांसद था और देश में 2 सांसद। और आज 30 वर्ष भाजपा के विरोध में आपके वोट देने के बाद भी इस राज्य में भाजपा गठबंधन का 30 सांसद है और देश में 240। तो भैया आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं, तो आप क्यों उसी लकीर पर चले जा रहे हैं? इसलिए मशवरे की जरूरत है कि बैठिए, मशवरा कीजिए कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं है। आपको क्या बताया गया? रास्ता न दिखे तो साहिबे अक्ल से जाकर मशवरा करो। साहिबे अक्ल से जो समझदार लोग हैं उनसे जाकर मशवरा करो। लेकिन मुसलमान आज मशवरा नहीं करना चाहता, बैठा हुआ है, वो जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। उसको भाजपा का डर दिखाकर ये राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। इसलिए ये जन सुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब हम आपको आपकी परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए खाली नहीं बुलाए, आपको अभी इससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे। आपके सामने अभी आंकड़े से वो रास्ता बताएंगे, आपको खुद दिखेगा कि कैसे आप अपने बच्चों की राजनीति में भागीदारी भी करा सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं और भाजपा को मुकम्मल हरा भी सकते हैं। तो जिसको जिसको ये समझना है, अभी तक आप ये जानते हैं कि अगर भाजपा को हराना है तो MY समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में। MY समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे।
लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। अब समीकरण है YM। जहां Y खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल M समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा Y समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देता है। अब तुरंत कोई कहेगा कि ये तो यादव लोग हमको धोखा दे रहे हैं। नहीं, ये यादवों की गलती नहीं है। अगर ये समीकरण आप सवर्ण के साथ, ब्राह्मण के साथ, दलित के साथ, कुशवाहा के साथ बना लीजिए तो भी यही होगा। जब वो खड़े होंगे तो आप उसको मुकम्मल वोट दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होइएगा तो विचारधारा की तलवार से आधा लोग उसमें कट के हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके खिलाफ में वोट करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक आंकड़ा याद रखिए, इस देश में भाजपा को 36% वोट आया है। इस देश में हिंदू रहते हैं 80%। ध्यान से इसको सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे, भाजपा को वोट दे रहे हैं। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो किसी एक जाति के नहीं हैं, वो सभी जातियों में हैं। इसका उदाहरण देखिए, बिहार में भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, लेकिन मोदी जी के जाति का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। वो लोग जो मोदी और भाजपा को बिहार में वोट देते हैं वो हिंदू मुस्लिम के विचारधारा से प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं। इसी आंकड़े में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। आपको समझना यह है कि वो कौन आधे हिंदू हैं जो भाजपा को आज वोट नहीं कर रहे। कभी कभी आप लोग उसको खोजने की कोशिश करते हैं तो किसी को वो यादव दिखता है, किसी को कुशवाहा दिखता है, किसी को दलित दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा। जो हिंदू गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला है वो आज भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है। जो हिंदू अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है वो हिंदू भी भाजपा को आज वोट नहीं करता। और जो लोग जयप्रकाश और लोहिया के समाजवाद को मानने वाले हैं वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। तो इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप इकट्ठा करें तो वो करीब करीब आधे हिंदू हुए। तो राजनीतिक सफलता का जो मंत्र है ये विचारधारा के आधार पर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आप हुए 60, भाजपा हुई 40 और पूरा मुकम्मल उनको राजनीतिक शिकस्त दी जा सकती है। इसी विचारधारा पर, इसी फॉर्मूले पर यह जन सुराज की नींव रखी गई है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर जो लोग आज भाजपा से लड़ना चाहते हैं उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ अगर मुस्लिम समाज के लोग बना दें तो आपको हर चुनाव में सफलता मिलनी ही मिलनी है। यहीं पर ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जनसुराज जो कह रहा है यही फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।
जन सुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, उन आधे हिंदुओं के साथ करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। एक बार आपने ये कर लिया तो ये थियरी नहीं है। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है, प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। एक दो राज्य में नहीं, हमने 10 राज्य में ये करके देखा है। आप बगल का राज्य है बंगाल, वहां पर 27% मुसलमान रहता है, और जब हमने दीदी का कैंपेन किया उनको वोट आया 49%, मतलब 70% में, वहां 70% करीब हिंदू है। आधे हिंदुओं को मैंने मुसलमानों के साथ जोड़ा, तब दीदी को उतनी बड़ी सफलता मिली। तो अगर ये काम पहले किया गया है तो इसको बिहार में भी किया जा सकता है, इसलिए आपको दावत देने आए। इस चीज को आत्मसात कीजिए और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लोहे को लोहा काटता है। आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन सुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। इसीलिए मैं रोज कहता हूं कि जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। जब मैं कहता हूं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसके पीछे भी यही सोच है। हम कितना भी समझा लें, अगर आप हमको वोट नहीं भी दीजिएगा तो भी जो ये विचारधारा के आधार पर हिंदू लड़ रहे हैं आज भाजपा से, वो जन सुराज के हिस्सा हैं और उनकी ताकत से, उनकी मदद से आपको निश्चित तौर पर बिहार में अगले साल जीतकर हम दिखाएंगे। अगर आपने तय किया, अगर आपने तय किया, आपने अपना कंधा लगाया, तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप तय नहीं कर पाए, आपने हमको साथ देने का भी मन नहीं बनाया, तो भी आपसे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जीतने के बाद आपको फिर से निमंत्रण देंगे, फिर से बुलाएंगे और फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे साथ चलिए। उस समय भी आपको साथ लेकर चलेंगे। फर्क बस इतना है कि जब चुनाव जीतने के बाद आपको बुलाएंगे तो ये जो 2 बरस आपने कंधा नहीं लगाया, इसका आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। इसका हर्जाना वसूलेंगे भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। आज साथ में चलिएगा तो कोई हर्जाना नहीं है। जीतने के बाद आइएगा तो इसी सभागार में, आपके गांव में, जहां पर भी आपको साथ लेकर चलने आएंगे, वहां पर अपने खर्चा से सेवई का व्यवस्था करके रखिएगा जरूर, क्योंकि जीत के खुशी का सेवई भी आपसे ही खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। तय आपको करना है, अभी साथ में चलना है, लब्बैक अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? लब्बैक अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर जिसको लब्बैक कहना है बताइए खड़े होकर।
खड़े होकर बताइए, लब्बैक कहने को तैयार हैं? मान लें? सबको बैठ जाइए। सबने आपको एक दूसरे के साथ देखा है। पूरे मंच को साक्षी रख के, इस सभागृह में बैठे, इस मजलिस में बैठे सबको साक्षी रखकर आपने लब्बैक कहा है। आपने कहा है, लब्बैक इसलिए नहीं कहा है कि जनसुराज को वोट देना है। लब्बैक इसलिए कहा है कि हम लोग मिलके वो व्यवस्था बनाएंगे कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके। अब एक बार अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो जो लब्बैक कहना चाहता है हाथ उठाइए, उठाइए हाथ फिर से। और लब्बैक कहने को तैयार हैं कि नहीं हैं? आपके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं है, आपका रहबर रहनुमा नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपने हमको दुआ दी है। अब अपने अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, जनसुराज के पास भेजिए। आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके इलाके में कोई भी लड़का, चाहे वो जितने भी गरीब परिवार का हो, अगर उसमें राजनीति की सलाहियत है, अगर वो राजनीति करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके पिताजी, उसके घर वाले राजनीति में बड़ा चेहरा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन उन बच्चों को भेजिए, उन बच्चों को मेरे पास भेजिए, जनसुराज के पास भेजिए। इस पूरे सभा में आपको साक्षी रखकर ये बता रहे हैं, अगर अपने समाज से किसी बच्चे को भेजोगे तो उसको प्रशिक्षित भी मैं करूंगा और जनसुराज के खर्चे पर चुनाव भी निश्चित तौर पर लड़ाऊंगा। ये देखिए खड़ा होकर कह रहे हैं अफाक अहमद, पहली बार बिहार के उच्च सदन विधान परिषद में आपके समाज का कोई आदमी चुनकर गया है। इनको लालू जी ने नहीं भेजा है, कांग्रेस में थे, इन कांग्रेस ने नहीं भेजा है, जनसुराज ने अपने कंधे पर बैठाकर इनको सदन में भेजा है। तो हमको आपसे वोट मांगने बहुत लोग आते हैं, हमने आपसे आपकी दुआ मांगी है और हम आपसे अपने आपके समाज से बच्चे मांग रहे हैं। हर पंचायत से, हर आपकी 2.5 करोड़ की आबादी है बिहार में, आप हमको हर पंचायत से 5, 7, 10 ऐसे बच्चे निकाल कर दीजिए जिनको राजनीति सिखाया जा सके, जिनको वार्ड सदस्य लड़ाया जा सके, जिनको मुखिया सरपंच बनाया जा सके। अगर उसमें काबिलियत हो तो उसको विधायक भी लड़ाया जाए। अब यहां जो लोग बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं वो कम, लेकिन जो इधर बैठे हैं उनका इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुखिया लड़ाइएगा कि नहीं। इनका दिलचस्पी है कि विधायक कहे वो लड़ाइएगा, ये बताइए, है कि नहीं है? तो हमने घोषणा की है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, 2 अक्टूबर को जब ये आपका दल बन रहा है तो समाज में जिसकी जितनी आबादी है, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो, वो दलित समाज का हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, मुसलमान हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी निश्चित तौर पर दी जाएगी। और वो भागीदारी प्रशांत किशोर नहीं देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था बना रहा हूं कि वो चूंकि व्यवस्था के मालिक ही आप होंगे तो आपके साथ कोई गलती नहीं कर सकता है। तो 2 अक्टूबर को जब ये जनसुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं,
उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। लेकिन इससे आगे भी बात कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहा है कि तो वोट काट सकते हैं। तो आपने आज तक जिसको रहनुमा बना के रखा है, इस मंच से सीधी आपके जरिए उनको घोषणा चुनौती दे रहे हैं। जहां पर भी राजद के लोग आपके समाज के लोगों को टिकट देंगे, जहां पर भी आपके समाज के लोगों को राजद के लोग टिकट दें, आप उनसे स्वीकार करा लीजिए, जन सुराज वहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा। अगर उनमें दम है, अगर उनमें दम है तो ये ऑफर को स्वीकार करके दिखा दें। हम ऑफर दे रहे हैं, सामने आपके कह रहे हैं। आपने भरोसा करके लब्बैक कहा है तो हम आपको कह रहे हैं, जहां पर जो आप 19 साथी लड़कर जीते हुए हैं उनके खिलाफ हम मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन जहां पर मुसलमानों की भागीदारी है वहां पर उनको भी बंटवारा नहीं करना होगा। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आप किरासन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जन सुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव-गांव में, ये मशवरे की मजलिस इसका आज आगाज कर रहे हैं। गांव-गांव में, पंचायत में जाकर लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये बात पैगंबर साहब ने कही कि मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ। आप तो बापू सभागार में आए हैं। आपके अपने समाज में बच्चों के राजनीतिक इल्म की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी जन सुराज की है। अगर उसमें क्षमता है तो उसको चुनाव लड़ाने की गारंटी भी जन सुराज की है। और अगर जन सुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे हैं तो 10 वर्ष में आपने देखा है, एक बार जिसका हाथ पकड़कर हमने चुनाव लड़ाया है, जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन लिख कर रखिए कि अगर चुनाव लड़ाएंगे तो सामने वाले का दांत खट्टा करके दिखाएंगे। अब 1-2 साथियों का मैं परिचय कराना चाहता हूं। एक साथी अभी 2 दिन पहले जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और 2 मिनट में इनसे चाहूंगा कि ये बताएं कि 10 वर्षों से संघर्ष के बाद इनकी पार्टी है, क्यों जन सुराज में जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तमाम हाज़रीन मजलिस, आप तमाम लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज जन सुराज का एक हिस्सा बन रहा हूँ।
हिस्सा बनने की वजह क्या है वो आप बहुत आसानी से प्रशांत किशोर ने जो कहा आप उसको समझ गए। यही वो वजह है कि आपकी सियासी हिस्सेदारी मिले। वो सारी बातें इन्होंने कह दी। मैं तो सिर्फ एक शेर पे ही इस बात को कह दूंगा कि सब मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, सब जनसुराजी बनिए और यहां शरीक हो जाइए। यही वो वक्त है। आजादी के बाद पहली बार आपको एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसी पार्टी बन रही है जो आपको बता रही है कि आप आइए, हम आपको आपके आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी देंगे। जब आपको आपके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी तो यकीन जानिए वो तमाम मुश्किलें जिसकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हैं, आए दिन सीए एनआरसी पे प्रशांत बाबू ने आपको बता दिया, ये तमाम चीजें जो बन रही है, क्यों आज आप जितनी मीटिंग बुला लें कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे। और वहां पहुंचेंगे कब? जब आपके अंदर सियासी सूझबूझ होगी, सियासत करना जानेंगे। वही सियासत जो आज प्रशांत किशोर बता रहे हैं और आपको दावत भी दे रहे हैं कि आप आइए और आके इनसे जुड़िए, सियासत सीखिए। सियासी हिस्सेदारी के बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, अपने आप को खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई ताकत आपको नहीं बढ़ा सकती। किसी लालू ने नहीं ठगा, किसी कांग्रेस ने नहीं ठगा, आप ठगे गए। आप अपने घर का मुहाफिज दूसरे को बनाएंगे, आप ठगे जाएंगे। आज जिस तरीके से खुले दिल से कह रहे हैं प्रशांत जी, अगर इस वक्त भी हम नहीं आए और हम नहीं सुधरे तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं सुधार सकती। यही बहुत कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं और शुक्रिया। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने साथ मुझे जोड़ दें। बहुत बहुत अशफाक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुले मन से कहा है भागीदारी का। इस देश में भागीदारी की बात पहले भी हुई होगी। हम सिर्फ भागीदारी की बात नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ टिकट नहीं देंगे, आपको अपने खर्चे पर, जनसुराज के खर्चे पर लड़ाएंगे भी। सिर्फ भागीदारी की बात नहीं है। नाम पूरा करने के लिए हारने वाले सीट पर किसी मुसलमान को दे दिया, जिस मुसलमान को दिया उससे भी 2-4 करोड़ रुपया ले लिया। ये सियासत आप देखते आए हैं। हम आपके समाज से भी चोर बदमाश ठग को नहीं खड़ा करना चाहते। आप अपने समाज के सबसे अच्छे, सबसे बेहतर, जिस पर आपका भरोसा है उसको भेजिए। ये चिंता मत कीजिए कि उसके पास चुनाव लड़ने का पैसा है कि नहीं है। अफाक अहमद पैसे से एमएलसी नहीं बने। जनसुराज ने एक बार तय कर लिया कि आदमी अच्छा है तो इसको कंधे पर बैठाकर सदन में पहुंचाए। तो अगर आप आगे ये समझ रहे हैं, तुरंत अभी हम कहेंगे, अभी तुरंत आप देख रहे हैं कि जब से जनसुराज की ये चर्चा शुरू हुई है, आप में जितने लोग बैठे हैं राजनीति से जुड़े हुए, सबके पास सामने से फोन आ रहा है। तो और कुछ कीजिए या मत कीजिए, मेरा इतना धन्यवाद ये इसलिए कीजिए कि कम से कम आपको पूछना तो शुरू किया। अभी तक तो आपको पूछ भी नहीं रहा था। जिसको जिसको अनुभव ये नहीं है, इस कार्यक्रम के बाद हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लीजिएगा और उसको फेसबुक पर डालिए और देखिए कि कैसे सारे दल वाले आपको फोन करते हैं, अरे भैया काहे नाराज हो, प्रशांत किशोर से काहे मिल रहे हो। ये ताकत है जनसुराज की। अभी दल नहीं है, अभी आपको चुनाव नहीं लड़ाए, आपको हिस्सा नहीं दिया, आपको जिताए नहीं, सिर्फ एक खिड़की आपके लिए खोली है, उसी से आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। इस मंच पर बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी ये दबाव नहीं बना रहा है कि अरे भाई जनसुराज की ओर क्यों जा रहे हो। ये बगल में हमारे बैठे हैं मोनाजिर जी, इनको जीना इनका हराम कर दिया। 10 साल से कोई नहीं इनको पूछ रहा था। जैसे ही जनसुराज में आए सबको याद आया कि अरे वो मोनाजिर हसन भी है, इनको रोज इनको कहते हैं कि हमको भैया पूछ रहा। अनवारुल हक साहब के लड़के बैठे हैं यहाँ, कहाँ हैं ये देखिए, ये बैठे हैं। ये हमको कहते हैं भैया हमको बड़ा अच्छा लगता है आपसे, जब से जुड़े हैं सुबह शाम तक फोन करता है। तो ये राजनीति, ये आपके राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होने की शुरुआत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे
आप देखिएगा कि जिन लोगों का फोन 5 बरस में भी नहीं आता था, अब हर 5वें दिन आपके यहां आएगा। राजद की जब अब बैठक हो रही है तो अगल बगल मुसलमान बैठा रहा। अभी तक किसको बैठा के घुमा रहा था वो आपको मालूम है। तो हम अगल बगल मुसलमान नहीं बैठा रहे, हम पूरे सभा में ही खाली मुसलमान ही बैठाए। ये आज के जमाने में लोग कहता है कि मुसलमान बगल में रहेगा तो पोलराइज हो जाएगा, और नेताओं का तो छोड़िए, मुसलमान भी कहता है कि भैया हम लोग बगल में दिखेंगे तो पोलराइज हो जाएगा। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं मीडिया कैमरा के सामने, आप आइए बैठिए हमारे साथ, कोई पोलराइज नहीं होने वाला, कोई नहीं पोलराइज होने वाला है। हम नहीं डरते हैं उससे, बिल्कुल। आपने लब्बैक कहा है तो एक ही वादा आपको कर रहे हैं, जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस अभियान को शुरू किया है, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, उस ईमानदारी और शुद्धता में आंच नहीं आने देंगे। एक पैसा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आपको तय करना है कि आपको ईमानदार प्रयास के साथ चलना है कि मजबूत दिखने वाले प्रयास के साथ चलना है। एक नए पौधे को सींचना है कि पुराने मरे हुए पेड़ को सींचना है। इस पौधे को सींचिएगा तो यही बड़ा होकर फल भी देगा और आपको बुढ़ापे में छाया भी देगा। और नहीं मरे हुए पेड़ में खून भी से भी सींचिएगा तो उसमें न फल लगने वाला है, न उसमें आपको छाया मिलने वाली है। अब 2 मिनट आप यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हुए हैं हक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द अपने रखें। और आप इतनी दूर से आए हैं तो 10 मिनट और रहकर सबकी बात सुनिए, खाली हमारी बात सुनने से नहीं होगा। 2 मिनट हक साहब की बात सुनिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिवादन तो कीजिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर साहब। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आज़ाद हैं हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ पर्दे थी, एक मुद्दत से इसी मुल्क में आबाद हैं हम, और हमको इस दौरे तरक्की ने दिया क्या मेराज, कल भी बर्बाद थे और आज भी बर्बाद हैं। प्रशांत किशोर साहब की बात मैं बहुत गौर से सुन रहा था, और मैं तकरीबन आप ये समझिए कि एक पीएचडी थीसिस इनके ऊपर करवा सकता हूँ अपने अंडर में। एक वहाँ से जहाँ पे ये पोल स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते थे, और जन स्वराज को मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आफिया और साकिब, कलीम, ये सब यहाँ शामिल हैं। मैं इनसे पहले दिन से कहता था कि मैं छुट्टी लेकर के खुद इस जन स्वराज में शामिल होना चाहता हूँ अपनी तरफ से। देखिए, जो बात उन्होंने कही उस पर गौर करने की जरूरत है। आप ये याद रखिए कि आप जहां कहीं भी हो, सियासत में आपको दिलचस्पी हो या ना हो, सियासत को आप में दिलचस्पी है। आप यहां बैठे हुए हैं, आप अपने मदरसों में बैठे हुए हैं, आप अपनी मस्जिदों में बैठे हुए हैं, आप अपने मकबरों में बैठे हुए हैं, लेकिन सियासत आप में दिलचस्पी नहीं है। और जो कौमें सियासत का शऊर नहीं रखती और सियासत में दिलचस्पी नहीं लेती, वो कौमें इक़्तिदार से दूर हो जाती हैं, अच्छे फैसले नहीं करती, वो फिर वही जिसकी बात कर रहे थे कि बदुआ मजदूर हो जाती है। आपके सामने मेरे आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक आपने वो नैरेटिव डेवलप किया है, और जिस बोल्डनेस के साथ आप खड़े हो रहे हैं, वो सियासी जमातें जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, आज की तारीख में किसी मुसलमान मुकर्रिर को, किसी मुसलमान लीडर को अपने साथ खड़ा करने से गुरेज करती हैं। ऐसे वक्त में आपके सामने जिस तरह से प्रशांत किशोर साहब ने आपको ये कहा कि आप आइए हमारे साथ खड़े होइए, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उम्मीद की बात है और उस नैरेटिव को चेंज करने की बात है। ये जन स्वराज की आप ये देख रहे हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर है। आप देखिए, अगर महात्मा गांधी को आप पॉलिटिक्स का सिंबल बनाएंगे तो वो पॉलिटिक्स जो नाथूराम गोडसे की पॉलिटिक्स है वो खुद ही मार्जिनलाइज हो जाएगी। मैं इसलिए समझता हूं कि प्रशांत किशोर साहब के साथ जुड़ने की जरूरत है। मैं चंद मसाइल की तरफ आपका तवज्जो चाहता हूं। प्रशांत किशोर साहब, हमें बहुत अफसोस होता है उस वक्त
जब सियासी जमातें या पॉलिटिकल लीडर्स मुसलमानों को उन इश्यूज पे खामोश रहते हैं जिन पे बहुत बोलना चाहते हैं। आज हमारा घर से बच्चा अगर निकलता है तो माँ ये सोचती है कि वो ट्रेन में जा रहा है, कहीं कोई पुलिस वाला उसे ये गोली ना मार दे उसका नाम पूछ करके। जब वो घर से निकलता है तो माँ ये सोचती है कि कहीं लिंच मौत का सामना ना हो जाए। और ये हिंदुस्तान में खुसूसन इस सूबे में भी लिंचिंग हुई है, उस पर जो मुजरिमाना खामोशी, जो क्रिमिनल साइलेंस मेंटेन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स और जो वोट लेते हैं, उनको उनकी मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी अहम बात कि हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें हम जानते हैं कि वो इनोसेंट है। इस पे बहुत सारे ऐसे गार्जियन आपको मिल जाएंगे जो आपसे आपके बताएंगे कि उनको बेजा जेलों में डाल दिया गया है, उनका केस करने वाला कोई नहीं है। नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियां मुसलमानों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। और उससे सिर्फ ये कि कुछ किसी इलाके में कुछ लोग अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जब जेल में डाल दिया जाता है तो उस इलाके में नौजवानों का हौसला टूट जाता है और वो फिर अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आपके साथ आए। और तीसरी अहम बात कि आपने पॉलिटिकल लीडरशिप दी है। ये जो स्टूडेंट्स की जो जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात जिनको आपने पॉलिटिकल लीडरशिप की ट्रेनिंग दी है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये न सिर्फ बिहार का बल्कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखेंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि वक्त बहुत कम है, प्रशांत किशोर साहब अपनी बात कह चुके हैं, अब कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। मैं आखिरी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, जो अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उन्होंने कहा था कि जो सियासी ताकत है वो मास्टर की है, वो कुंजी है, यानी वो कुंजी से तमाम तरक्की की राहें खुल जाती हैं। तो आप उस कुंजी को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें और एक तब्दीली की सियासत, तगय्युर की सियासत और जो चेंज की सियासत है उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सब जाना चाहते हैं घर, तो जाने से पहले एक पंक्ति मेरे से अंतिम सुनते जाइए। हिंदुओं में हम लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। तो इस बात को याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसको नहीं बढ़ाएंगे। आप हाथ पकड़िए, दुआ कीजिए और आगे ये कारवां बढ़ेगा। आप आए, आपने इस मजलिस का हिस्सा बनना स्वीकार किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर भी रात के 12 बजे तक शेखपुरा हाउस में रहेंगे। आप जिन हजरात को मुलाकात करनी है, आप जाकर उनसे शेखपुरा हाउस में मुलाकात कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी अभी से लेकर रात में 12 बजे तक शेखपुरा हाउस में